जहां तक उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और उसके सरकार का काम, उसके द्वारा चलाया गया यहां 1.5 साल का शासन, इसका प्रश्न है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है कि सरकार अपने 1.25 साल में ही विफल हो गई थी और जब 1.5 साल लगभग पूरे होने को हैं तो सरकार नाम की कोई भी संस्था उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती। और आज की रैली जिस पर आपने आज की चर्चा का आयोजन किया है, यह रैली शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक खास संप्रदाय के लोगों के सामने विलाप है, रोना है। और जिस क्षण को याद कराया गया है माननीय आजम खां साहब के द्वारा कि अगर उस घटना को याद किया गया 1990 वाली घटना को, अक्टूबर 1990 वाली घटना को, और उन पर शंका नहीं करनी चाहिए, तो ये भी याद करना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि उस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, पूरी पार्टी को, उसके एक एक कार्यकर्ता को इस उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता ने खलनायक के रूप में देखा था। तो एक पुरानी बात को लाना, नए सिरे से फिर कहना और पुराने चरित्र को नए सिरे से दोहराना, तो ये समाजवादी पार्टी की इस रैली ने उत्तर प्रदेश की जनता को ये बता दिया है कि देखो भाई, हम वही हैं और हम एक पूरी तौर पर एक संप्रदाय के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। एक संप्रदाय नाराज है कि नहीं नाराज है, जैसा अभी अपने अमिताभ जी ने बताया, और एक भौगोलिक खाका भी खींचा, वो अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज की रैली के माध्यम से सांप्रदायिकता का खुला खेल उनके सामने विलाप करते हुए, हाथ जोड़ते हुए कि हमको माफ करिए, ऐसा जो प्रदर्शित किया है, तो उससे उत्तर प्रदेश की जनता में एक संदेश चला गया कि समाजवादी पार्टी का चेहरा, मूल चरित्र, मूल स्वभाव ये है। और दूसरी बात एक और जो निकल कर आई है, वो निकल कर ये आई है कि समाजवादी पार्टी बहुत डरी हुई है अपने जनाधार के खिसकने के कारण। समाजवादी पार्टी बहुत डरी हुई है अपने अल्पसंख्यक, या जिन्हें वो सीधे मुसलमान कह रहे हैं कि कुर्ता बनाते हैं, सिलाई करते हैं, तमाम उनके पेशों का उल्लेख कर रहे हैं, वो राजनीति भी करते हैं, वो मान्यवर जज भी हैं, माननीय अधिवक्ता भी हैं, ऐसा भी कहा जाना चाहिए था। तो समाजवादी पार्टी बहुत डरी हुई है अपने को लेकर। और जो अमिताभ जी ने जैसी टिप्पणी की, उससे खूबसूरत टिप्पणी और नहीं हो सकती, कि हो ही नहीं सकती कि भाई वो अपना बैंक अकाउंट उसमें किसी तरह का नहीं चाहती कि कोई उस बैंक अकाउंट की तरफ, उस खाते की तरफ कोई निगाह डाले। लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी बुरी तरह से अलोकप्रिय हो गई, कहीं भी कोई नाम लेवा नहीं बचा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ता है। जी, बहुत धन्यवाद। जी यादव जी, भाई ये तो अलग अलग तर्जुमा हो गया। कांग्रेसी कहते हैं कि जब राष्ट्रीय पटल पर लोकसभा चुनावों की बात आएगी तो भाजपा के मुकाबले वो जो मुसलमान मतदाता हैं वो सपा को नकारेंगे और कांग्रेस के पाले में जाएंगे। भाजपा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपनों से ही डरी हुई है, क्योंकि किया कुछ नहीं है, सरकार नाम की संस्था नहीं है। ये लीजिए, ये तो अब आपकी बातों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए ये लोग। वसूल हमेशा एक भाषा रहा है। हाँ। ये जब अभी बात कर रहे थे दीक्षित जी, मैं सम्मान करता हूं कि नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो रैलियां की झांसी में और कानपुर में, राम मंदिर का नाम तक नहीं लिया। जी, नहीं, राम मंदिर का नाम नहीं लिया। और आज आजम खान साहब ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें आप नहीं उससे कहा, आप चाहते हो कि राम मंदिर की बात करेंगे इन्होंने। यादव जी, आपको बताइए। नहीं, मुझे लग रहा आपको आपकी चाहत है कि मंदिर की बात करेंगे। ये देखिए ऐसा है, नहीं अमिताभ जी, नहीं, मैं इनके दोहरा चरित्र बता रहा हूं। दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का कि इनके नेता 84 कोसी परिक्रमा की बात करते हैं और जो है 5 कोसी परिक्रमा की बात करते हैं और संकल्प यात्रा की बात करते हैं मंदिर के लिए। और मोदी इनके जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, वो मंदिर का नाम तक पार्टी की एक भाषा है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। उसी के तहत 30 अक्टूबर को
1990 को बाबरी मस्जिद बचाया संविधान की रक्षा के लिए। और चूंकि मुसलमान समझ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जब देश आजाद हुआ तो नलखोरियों में वो 33% था, 36% था, और आज जो है 3% से भी कम हो गया है। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के जो सबसे ज्यादा 45 साल से ज्यादा राज किया है वो जान रही है कि शिलान्यास इन्होंने कराया, वो जान रही है उर्दू जो इनकी भाषा है उन्होंने मिटाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया, उर्दू अध्यापक उर्दू निर्माता नियुक्ति किया। और जब राम जानकी रथ जो है ये कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी प्रदेश में, जब भाजपा ने जो है उत्तर प्रदेश में जो है राम जानकी रथ 80 के दशक में चलाया तो हमारे नेताजी जो है क्रांति रथ लेकर निकल पड़े और उस रथ को रोका। तो समाजवादी पार्टी ने काम किया है। समाजवादी पार्टी ने इसलिए हमारे मुसलमान मानते हैं, उनको सम्मान दिया गया है। और ये कांग्रेस पार्टी जो है ये दिखावा किया है। आज जो है मुसलमान भूला नहीं मुरादाबाद में गोली कांड, मलियाना का कांड, मुरादाबाद का कांड, और जो है 14 नवंबर जो है 89 में शिलान्यास उन्होंने कहा। रजीत त्यागी साहब रिस्पॉन्ड। मेरा इस पर यह कहना है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। जो यादव साहब कह रहे हैं, यादव साहब उत्तर प्रदेश के हालात अगर आप देखें विगत 23 साल के, जो मुसलमान चूंकि दलतों से भी बदतर है, जो सच्चर कमेटी ने कहा है, विगत 23 साल के अगर आप हालात देखें उत्तर प्रदेश के अतुल जी, तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश देखिए 4 मुख्य चीज हैं किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए: शिक्षा, चिकित्सा, पार्टियां जो गुमराह करना चाहते हैं मुसलमान भाइयों को, उससे लोग और रोजगार, उससे सावधान। उत्तर प्रदेश में कोई डर की बात शिक्षा, चिकित्सा, विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जो 5वीं चीज है, उस मामले में अगर पूरे देश से अगर तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार नीचे खिसकता जा रहा है, एक नए पायदान की तरफ जा रहा है उत्तर प्रदेश। तो ये सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विकास नहीं कर रही है, कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है इन लोगों के पास, और सांप्रदायिक विद्वेष की बात करके देखिए अभी उन्होंने बहुत चतुराई से यादव साहब ने कहा कि ये राम मंदिर की बात नहीं करते, और मैं जानता हूं कि हृदयानंद दीक्षित जी भी अभी राम मंदिर की बात नहीं करेंगे। उसका कारण यह है कि इनके यहां सेट स्ट्रेटजी है कि वीएचपी कुछ बात करेगी, बजरंग दल कुछ और बात करेगा, उसके बाद जनता पार्टी कुछ और बात करेगी, आरएसएस चौथी बात करेगा। तो ये 4-5 जो स्तंभ भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वो भी चाहते हैं, और राम मंदिर पर निश्चित रूप से बोलेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है हृदयानंद दीक्षित साहब से कि जब समाजवादी पार्टी खलनायक हुई और आप नायक बने, आपकी केंद्र में भी सरकार थी, आपकी प्रदेश में भी सरकार थी, तब आपने अपना जो राष्ट्रीय मुद्दा था भगवान राम के मंदिर के निर्माण का, आपने उस टाइम पूरा क्यों नहीं किया? अब करना चाहिए था उस टाइम पूरा। आपने आर्टिकल 370 अभिलेष क्यों नहीं किया? आपने कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं किया? आपके जो 3 मुद्दे थे आप उन तीनों मुद्दों से भटके। अब रही बात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, अगर देखा जाए 2014 का चुनाव, तो मेरा आकलन है, व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक आदमी आकलन करने के लिए स्वतंत्र है, मेरा आकलन है कि उत्तर प्रदेश की जनता ना तो राजनीतिक सांप्रदायिक विद्वेष पे जाएगी इस बार, ना जातीय विद्वेष पे जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 100% विकास के मुद्दे पे वोट करने का कार्य करेगी। और हमने जिस तरह से पिछले 10 साल में जनता को अधिकार देने का कार्य किया है और जनता को जिस तरह से अधिकार संबद्ध बनाया है, राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर अधिकार दिया है जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं कि आपने भ्रष्टाचारियों को भी अधिकार मैं दिया, मानता अपने भ्रष्टाचार के अधिकार का रक्षण करें। अतुल जी, मैं स्वीकार करता हूं भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या है, और भ्रष्टाचार इस वक्त राजनेता से लेकर के आम आदमी तक सबकी हड्डियों में घुसा हुआ है, और वो दूर होना चाहिए। उसके निश्चित रूप से नए कानून आने चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें साथ में जोड़ देना चाहता हूं, आज देश की जनता ये भी देख रही है कि भ्रष्टाचारी राजनेता 3 चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर तिहाड़ जेल में बंद है, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री तिहाड़ जेल में बंद है। भ्रष्टाचारियों की जगह जेल है, मेरा ये निश्चित मानना है, और उस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में और ज्यादा कार्रवाई होगी, मेरा ये मानना है। जी आपसे जी इन्होंने कुछ आरोप लगाया है आप पर, वो आपने अपने राष्ट्रीय मुद्दे का ध्यान क्यों नहीं रखा जब सरकार में थे, लखनऊ से दिल्ली तक? नहीं, और तीनों आरोप बहुत बड़े। वीएचपी तो संकल्प यात्रा करेगी, वीएचपी फिर क्या नाम परिक्रमा भी करने की बात करेगी, विश्व हिंदू परिषद को नकारेंगे भी नहीं, उसको कहेंगे भी नहीं कि हमारी संस्था नहीं है। और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो राम मंदिर को कभी कहेंगे, राजनाथ सिंह जी कहते हैं कभी कि राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं, और अगर अडवाणी जी बोल देंगे राम मंदिर हमारा आज भी मुद्दा है।
तो देखिए दीक्षित साहब, मैंने कहा ना छोड़ो कल की बातें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, कृपया करके जनता को ये एजेंडा बताइए कि आपका विजन डॉक्यूमेंट क्या है उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए। देखिए 3-4 बातें त्यागी जी ने और 2-3 बातें हमारे मित्र यादव जी ने उठाई हैं। पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो बात आई है उसका उत्तर देने का विनम्र प्रयास करूंगा। उन्होंने कुछ दंगों का स्मरण कराया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दंगे जो सरकार द्वारा विधानसभा में, मैं विधान परिषद का सदस्य हूं, सरकार द्वारा विधान परिषद में जो स्वीकार किया गया है वहां पर लगभग 40 दंगे, बहुत सांप्रदायिक दंगे, बहुत कष्टकारक और उसके अलावा सांप्रदायिक तनाव की कुल मिलाकर लगभग 107-108 घटनाएं सरकार ने स्वीकार की हैं। हाँ। अगर सरकार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनावों के प्रति, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति सतर्क होती तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं न होती। उत्तर प्रदेश सरकार को, सरकार के मुखिया को, समाजवादी पार्टी के मुखिया को इन प्रश्नों का उत्तर लेकर आम जनता के बीच में आना ही होगा कि आखिरकार बहुत छोटी सी अवधि में सरकार इस तरह के सांप्रदायिक तनाव को क्यों नहीं रोक पाई। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, मीडिया जगत जानता है, सब लोगों के सामने यह चीज प्रकट है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रियों की तरफ से, प्रशासन के, पुलिस के, पूरे तंत्र के हाथ बांध कर रख दिए गए थे कि आप अपने मन से कार्रवाई नहीं करेंगे, आप कार्रवाई उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से, उसी तरीके का आज लघु संस्करण उस रैली में जिस तरीके से माननीय आजम खां बोल रहे थे उस बात को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई करेंगे। आज की रैली सरकारी रैली थी आजमगढ़ की, और उस रैली में माननीय आजम खां ने जो संदेश दिया है वो संदेश भी पूरे उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को, पुलिस तंत्र को गया है कि आप आगे ध्यान रखना कि इनके लिए हम अपनी सरकार कुर्बान कर देंगे, हम जमीन में लेट जाएंगे लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह सांप्रदायिक आधार पर एक संप्रदाय के पक्ष में बोलना और सांप्रदायिक आधार पर दूसरे संप्रदाय की चर्चा भी न करना, ये सरकार का लक्षण नहीं ना भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ। ये बात माननीय राज्य मंत्री जी हैं यादव जी, उनके लिए। अगली बात कि माननीय यादव जी ने और हमारे मित्र त्यागी जी ने, दोनों ने मिलकर के श्री राम मंदिर की चिंता व्यक्त की है कि हम श्री राम मंदिर को लेकर बेचैन क्यों नहीं रहे। सारा देश जानता है कि राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ एक राष्ट्रीय एजेंडे पर काम कर रही थी और उस एजेंडे पर सबके हस्ताक्षर थे। उस हस्ताक्षर से, उस कार्यक्रम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी सरकार प्रतिबद्ध थी। राम मंदिर अगर समाजवादी पार्टी की चिंता है, कांग्रेस की चिंता है और अगर उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, स्वयं व्यक्तिगत रूप से हृदय नारायण दीक्षित के रूप में ये कहते हैं कि श्री राम मंदिर इस देश के लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का विषय है और इस पर सब दलों को चाहिए जो वोट लेना चाहता हो। समाजवादी पार्टी चाहती है ले जाए वोट, श्री राम मंदिर का समर्थन करे, कांग्रेस चाहती हो ले जाए वोट, श्री राम मंदिर का समर्थन करे। हमसे आप अपेक्षा करते हो कि हम कह रहे हैं कि हम श्री राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में है। माननीय न्यायालय के अधीन मामला है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान का, माननीय न्यायपालिका का, लोकतंत्र का, जनतंत्र का हर तरह से सम्मान करती है, इसलिए उसकी परिधि में हमारी कामना है, इस देश की कामना है कि वहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए। ठीक बात है दीक्षित जी, अगर ये कामना इतनी बलवती होती और ये सम्मान इतना ही मजबूत होता तो आज जो ढांचा, जिसको आप विवादित ढांचा कहते हैं, और मैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पूरा नाम लेता हूं, वो गिराया ही ना जाता अगर कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास होता। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया विश्वास होता, कानून के प्रति सम्मान होता, हाँ, तो ढांचा गिराया नहीं जाता। नंबर एक। हाँ, नंबर दो, जो हृदय नारायण दीक्षित साहब ने कहा, हाँ, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अगर वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था राम मंदिर आपके लिए, जो आप गवर्नमेंट चला रहे थे, आप गठबंधन की सरकार चला रहे थे, तो आप इसका मतलब जनता की भावनाओं से खेलने का कार्य कर रहे थे। आपको निश्चित रूप से, अगर आप वाकई में उस पर गंभीर थे तो आप गठबंधन से बाहर निकल के आते, कहते हैं हम अपनी सरकार कुर्बान करते हैं और हम लोग जब तक जनता में पूरा मैंडेट नहीं देगी हम लोग राम मंदिर के लिए संकल्प रहेंगे। ठीक है, आप कहते हैं, लेकिन मूर्ख ना बनाते जनता को। ठीक है, ये तो ये ना कहिए कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो नारा पूरा करिए दीक्षित साहब कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, टाइम नहीं बनाएंगे, बताएंगे और जनता को ऐसी बेवकूफ बनाएंगे। चलिए
दीक्षित जी 30 सेकंड, दीक्षित जी त्यागी साहब यादव साहब ने जो कहा उस पर भी, और जो आज का हमारा मुद्दा जिससे हम थोड़ा सा डाइवर्ट हुए उस पर भी एक 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट प्लीज। जी दीक्षित जी बोलिए प्लीज। आज जो मूल विषय आपने आयोजित किया उसके लिए आपके प्रतिष्ठित चैनल